Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will learn about the advent of Europeans, or we can say that the advent of East India Company. Means that हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि यूरोपियंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में क्यों आए, उनका रीज़न क्या था आने का। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन कैसे हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग बॉडी से एक पॉलिटिकल पावर कैसे बन गई। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है कुछ यूरोपियन कंट्रीज को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे सब कॉन्टिनेंट में पोर्चुगीज आए हुए थे। ठीक है, पोर्चुगीज में फर्स्ट जो बंदा सब कॉन्टिनेंट में इंटर हुआ था उसका नेम था वास्को डी गामा। ही केम टू द सब कॉन्टिनेंट इन 1498। अच्छा, 1498 में वास्को डी गामा जो है वो जब सब कॉन्टिनेंट में आया, कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पे गुजारा, कुछ ऑब्जर्वेशन करके फिर वापस चले गए। इसके बाद जो है 1502 में दोबारा से आए हुए थे बिजनेस की गरज से। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पोर्चुगीज वर द फर्स्ट पीपल हु डिस्कवर्ड द सी रूट। इन्होंने सी रूट भी डिस्कवर्ड किया हुआ था, जिसके थ्रू जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है उस सी रूट के रास्ते सब कॉन्टिनेंट में इंटर होते थे। अच्छा, सेकंड नंबर पे आफ्टर पोर्चुगीज जो थे वो डच के लोग आए हुए थे। कब आए हुए थे? 1595 में। इनमें जो पहला बंदा सब कॉन्टिनेंट में आया हुआ था उनका नेम था कॉर्नेलिया हॉलीमैन। इसके साथ कॉर्नेलिया हॉलीमैन के साथ 17 डायरेक्टर्स की एक ग्रुप भी आई हुई थी और इन्होंने बटाविया में अपना हेडक्वार्टर या फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की थी। आफ्टर डच कौन लोग आए हुए थे? ब्रिटिश के लोग यहाँ पे आए हुए थे। ब्रिटिश में फर्स्ट जो बंदा जो है जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में कदम रखा था 1588 में, ये एज अ मर्चेंट आया हुआ था, जॉन मिलंडन हॉल। ठीक है, एज अ मर्चेंट सब कॉन्टिनेंट में आया, फिर दोबारा से चले गए और कैप्टन हॉकिन उनका नेम है। उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो कैप्टन हॉकिन जो है वो हिंदुस्तान में आया था और इन्होंने फर्स्ट 1613 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। कहाँ पे? सूरत में। क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर ब्रिटिश जो है वो डेनमार्क के लोग आए हुए थे, जिसको हम डेनिश पीपल भी बोलते हैं। दे केम टू द सब कॉन्टिनेंट इन 1616। आफ्टर डेनिश द लास्ट यूरोपियन वी कैन से वो कौन थे? वो फ्रेंच थे। दे केम इन 1664 फ्रॉम कियोस। कैरन उनका नेम था जो आया हुआ था और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि वाई दीज ऑल यूरोपियन कंट्रीज जो है ये लोग क्यों यहाँ पे हिंदुस्तान में आते थे, क्यों बिजनेस की गरज से आते थे, किसी और मुल्क में या अपने मुल्क में ये लोग ट्रेड क्यों नहीं करते थे, बिजनेस क्यों नहीं करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होती हैं। ठीक है, तो मकसद इनका ये था क्योंकि उस टाइम जो था हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया जो है वो समझते थे, कंसिडर किया जाता था सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो था सब कॉन्टिनेंट का जो जीडीपी रेट था वो 34% था, जबकि ब्रिटिश का उस टाइम जीडीपी रेट जो था वो ओनली 3% था। तो यही वजह थी कि उनको लगा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में इनको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। इस वजह से ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज हिंदुस्तान में आते थे तिजारत की गरज से। ओके, नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, एस्टेब्लिश कैसे हुई थी। 31 दिसंबर 1600 में लंदन के कुछ ताजरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उस टाइम जो था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की रूलिंग चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
इनको कन्विंस किया और कहा कि अगर हम इस सी रूट को, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी, जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया कि पोर्चुगीज ने ये सी रूट जो है वो डिस्कवर किया हुआ था, तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को बताया, उनको कन्विंस किया कि अगर हम इस रूट को यूज़ करेंगे तो हमें अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि उस टाइम एज आई टोल्ड यू इंडिया की जीडीपी रेट ब्रिटिश से काफ़ी ज़्यादा हाई थी। सो इस तरह क्वीन एलिजाबेथ जो है वो कन्विंस हो गई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 इयर्स के लिए एक चार्टर इशू कर दिया। मींस कि उनको 15 इयर्स के लिए अलाउ कर दिया कि वो जाएं और वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। सो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन लंदन। अच्छा, अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क से लेकर ऑफिसर्स तक सर्वेंट्स बैठे होते थे। अच्छा, ये ऑफिसर्स जो हैं ये क्या करते थे, ये गवर्नर को रिपोर्ट करते थे और गवर्नर जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनकी टोटल मेंबर्स की तादाद 24 थी, तो ये इनको रिपोर्ट करते थे। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन 1600 में हो गई, लेकिन क्यों जो है वो हिंदुस्तान तक पहुँचते पहुँचते इनको इतना टाइम लगा। 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। वजह क्या थी, इनका रीज़न क्या था, इतना टाइम इनको क्यों लगा? रीज़न ये था कि उस टाइम, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर स्लाइड्स, कि ब्रिटिश से पहले पोर्चुगीज और डच के लोग जो है ऑलरेडी वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, तो वो लोग जो हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि किसी और कंट्री के लोग यहाँ पे आए, मुनाफा कमाएं, बिजनेस करें यहाँ पे। तो ये लोग जो है ब्रिटिश के लिए रास्ते में ही जो है वो हर्डल्स क्रिएट करते थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। इस वजह से हिंदुस्तान तक पहुँचते पहुँचते इनको इतना टाइम लगा। तकरीबन 1609 में इनकी फॉर्मेशन जो है वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में हुई थी। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज वाज वेटिंग फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज था मुगल एम्परर जहांगीर, क्योंकि उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में जहांगीर की रूलिंग चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर्स के लिए चार्टर इशू किया हुआ था, उनकी भी डेथ 1603 में हो गई थी ना। उनकी जगह अब जो है जेम्स फर्स्ट की रूलिंग चल रही थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट जेम्स फर्स्ट के पास आए और उनको बताया कि मुगल एम्परर जहांगीर जो हैं सब कॉन्टिनेंट में उनको फैक्ट्री लगाने या बिजनेस करने की परमिशन नहीं दे रहा। तो जेम्स फर्स्ट ने उनको बताया कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, फैक्ट्री लगाए, मुगल एम्परर जहांगीर को मैं राज़ी करूँगा। एज द इंग्लिश पीपल आर वेरी क्लेवर, उन्होंने एक ट्रिक अपनाई। वो ट्रिक क्या था कि उन्होंने जहांगीर को खुश करना शुरू किया, उनकी खुशामदे करना शुरू कर दिए। मीन्स दैट कि जो जो चीज़ें उनको पसंद थी वो लाकर उनकी खिदमत में पेश करते थे। सो थोड़े ही अरसे में उन्होंने जहांगीर को इम्पोर्टेड चीज़ों की ऐसे लत लगा दी, ऐसे आदी बना दिया कि इवेंचुअली उन्होंने परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे आए और जहाँ पर भी चाहे आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। सो सर थॉमस राय स्टेड एट आगरा फॉर 3 years एंड बिकेम फेवरेट ऑफ जहांगीर। कैसे फेवरेट हो गए अभी मैंने आपको बताया। सो इन दिस वे दे गॉट परमिशन टू एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। इस तरह 1619 में सूरत में, 1639 में मद्रास में, 1668 में बम्बई में और 1690 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग किस चीज़ की करते थे? तो वो वहाँ से कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस लेकर आते थे और यहाँ से स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो और सॉल्ट पेपर लेकर जाते। अब सॉल्ट पेपर होती क्या चीज़ है? सॉल्ट पेपर गन पाउडर में इस्तेमाल होने वाली एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस तरह इंडिया उनके लिए एक रिलायबल सप्लायर था।
So in this way, by 1964, 23 factories had established, many of which had fortified. इस तरह 23 फैक्ट्रीज हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो गई, जिनमें से काफ़ी फैक्ट्रीज जो है ऐसी डिज़ाइन की बनी हुई थी जो कि फैक्ट्रियाँ कम और किले ज़्यादा लगते थे। इनमें से 3 फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा मशहूर थी, फोर्ट विलियम बंगाल, फोर्ट एसटी जॉर्ज मद्रास और बॉम्बे केसल। Now the thing is how the East India Company became a political power. कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी से पॉलिटिकल पावर बन गई। औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ के बाद, औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ कब हुई थी? 1707 में। He was the most competent ruler. He was the most effective ruler. लेकिन उनकी वफ़ात के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट हो गई कि उनकी वफ़ात के बाद जो रूलर्स आए वो इंतहाई वीक और इनकॉम्पिटेंट थे। इस तरह मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन शुरू हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन्होंने लोकल सोल्जर्स को अपनी आर्मी में भर्ती कर दिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने आप को और मजबूत करता जा रहा था, अपनी पावर को, अपनी पॉलिटिकल पावर को, अपने आप को और मजबूत करता जा रहा था। इसके अलावा क्या हुआ, इन 1707 फर्रुखसियार ने कस्टम ड्यूटी या कह ले टैक्सेस जो थे उनके लिए माफ़ कर दिए। तो इस चीज़ का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और इस दौरान ब्रिटिश ने और ज़्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया ताकि वो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी, वो एक पॉलिटिकल पावर नहीं बनी थी। बट आफ्टर दी वॉर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी, आफ्टर दीज वॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ पॉलिटिकल पावर। So in the next video we will discuss about Battle of Plassey and Battle of Buxar in detail. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.